मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं जो नए लोग हैं उनके लिए। तो मुस्लिम वुमेन स्टडी सर्कल लास्ट 2 साल से चल रहा है। 1 साल पहले तक हम लोग सिर्फ फिजिकली सामने मिलते थे और करते थे, और फिर अब हम लोग जो है वी रियलाइज कितना पोटेंशियल है सोशल मीडिया में मोबिलाइज करने का, ऑर्गेनाइज करने का, स्पीकर्स को इनवाइट करने का, कनेक्ट होने का। तो वी हैव स्विच टू जूम। अब हम लोग एक हफ्ता रिलीजियस हल्का में बात करते हैं दीन की, दूसरे हफ्ते सोशल साइंसेज या हेल्थ या इकोनॉमिक्स, इन टाइप की कंसर्न्स की बात करते हैं। और अभी तक जो हमारे सेशंस हुए हैं वो ये है, कास्ट पे है कि क्या कास्ट एग्जिस्ट करता है और क्यों हमें इस पे बात करनी चाहिए। दूसरा था ये सियासत, नफ्सियत और मुस्लिम पहचान, और किस तरह से हिंदू कौम परस्ती की नफ्सियाती असरात पड़ते हैं माइनॉरिटीज पे। फिर एक डिस्कशन था सेक्युलरिज्म पे और हिंदुस्तानी मुसलमानों का क्या रद्द अमल रहा है, तो हिस्टोरिकली ट्रेस किया था इसको। फिर ये ऑक्सफोर्ड से स्पीकर थी बिगनर्स गाइड टू क्रिएटिव राइटिंग, कि मुस्लिम औरतें होने से अपनी आइडेंटिटी के साथ कैसे लिख सकती हैं। ये सारे सेशंस हमारे रिकॉर्डेड हैं। तो फिर था ये जो पूरी पॉलिटिक्स चलती है, रिलीजियस कन्वर्जन और कौन कन्वर्ट कर रहा है और क्या एंटी कन्वर्जन लॉ है, उन पे था। वो खुद एक रिवर्ट मुस्लिम थी। फिर एक मेंटल हेल्थ के एस्पेक्ट था कि ज़्यादती की कितनी शक्लें हैं, क्या है टॉक्सिक बिहेवियर्स एंड कैसे उनको अवॉइड करा जा सकता है। फिर एक लीगल एस्पेक्ट था कि कौन से लॉज हैं जो मुस्लिम वुमेन से रिलेटेड हैं। और फिर हम लोग ने एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल को बुलाया था जिन्होंने एक इंट्रोडक्शन दिया था कि क्या होता है मेंटल हेल्थ, क्या होता है मेंटल इलनेस। फिर एक प्रोफेसर आई थी दिल्ली यूनिवर्सिटी से जिन्होंने द क्यूरियस केस ऑफ इंडियन मुस्लिम्स पे अपना एक टेक बताया था लिटरेचर के थ्रू, एक मेमोइर्स पढ़ के कि किस तरह से मुसलमान रिप्रेजेंटेड हैं। फिर उसके बाद ये था कि इस्लामिक लॉ होता क्या है, शरिया क्या एक कोई चीज़ है सेट इन स्टोन या उसे अलग अलग तरीके से समझा जाता है, उस पर एक सेशन था। फिर एक काफ़ी इम्पोर्टेंट सेशन था, जेएनयू की स्पीकर थी, इंडियन मुस्लिम हिस्ट्री क्या है, उसे हाउ टू गेट अ सेंस ऑफ हिस्ट्री, हाउ टू रिक्लेम इट, हाउ टू राइट आवर ओन वर्जन ऑफ इट। फिर मुस्लिम औरतें एजुकेशनल स्पेसेस में कैसे अपने आप को लोकेट करती हैं, उन पे था। और जब हम लोग एजुकेशन की बात कर रहे थे कि हिंदुस्तानी मदारिस जो हैं वो किस हिसाब से चलते हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शनिंग क्या है। और जब हम लोग इतने हैवी पॉलिटिकल टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं तो फिर कभी ना कभी नीड अगेन पड़ता है कि हम मेंटल हेल्थ की तरफ वापस जाएं और अपने आप को फिर से लोकेट करें। तो एक सेशन इस पे था। और अब लास्ट 2 सेशंस हम लोग हेल्थ पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। सबसे पहला हम लोग ने शुरू किया था मेंस्ट्रुअल हेल्थ एंड हाइजीन, और उसमें काफी डिस्कशन हुआ था, काफी इश्यूज डिस्कस हुए थे, क्या पॉपुलर मिथ्स हैं उनके उसके ऊपर हुआ था। और इस बार जो हम लोग ने रखा है मैटरनल डेथ्स, मतलब प्रेगनेंसी के टाइम या प्रेगनेंसी बच्चा पैदा होने के 40 दिन के अंदर जो ऐसी मौतें होती हैं जिनको अवॉइड किया जा सकता था, लेकिन क्योंकि इल्म नहीं है, नॉलेज नहीं है, उसके वजह से वो डेथ्स हुई हैं। तो दिस इज समथिंग जो स्पेशली पॉवर्टी स्ट्रिकन कंट्रीज हैं उनमें बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो इसके लिए हम लोग ने डॉक्टर सीमा हकीम को बुलाया है जो प्रोफेसर हैं गायनेकोलॉजी के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। तो ये तस्वीर बहुत कुछ हमें बताती है, ये एहसास दिलाती है कि क्या किसी भी बच्चे के लिए अपनी माँ को खो देना क्या होता है। तो हम आज बात करेंगे मैटरनल मोर्टेलिटी, यानी कि बच्चे की पैदाइश के वक्त जिन माँओं का इंतकाल हो जाता है, तो क्या वजह ऐसी होती है कि उनका इंतकाल हो जाता है, और क्या ये वजहें हम रोक सकते हैं। अगर हम बात करें कि जैसे ज़िंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में होती है और ये सबको पता है, फिर भी कुछ मौतें ऐसी होती हैं और डॉक्टर के ज़रिए हम होने के नाते हम लोग ये कहते हैं कि ये टाइम से इसका अगर इलाज हो जाता या टाइम से इसको देख लिया जाता तो ये बच जाती। और हम साइंटिफिकली बात करें तो ये बात भी सही है कि जो वक्त से आते हैं वो बच जाते हैं, और जो वक्त से नहीं आते हैं या कोई ऐसी उनके साथ बात हो जाती है जिससे उनका इंतकाल हो जाता है।
एक डॉक्टर होने के नाते हम ये कहेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला ने अगर हमें डॉक्टर बनाया है और वो सोचने समझने की कुव्वत दी है, तो हम ये तो नहीं मान के चलेंगे कि कोई भी माँ को हम नहीं बचा सकते, क्योंकि उसकी मौत आई है, वो उसका इंतकाल हो जाएगा। ये बात न मान के हम ये मान के चलेंगे कि हम किस किस जगहों पे अपनी तरफ से कोशिश करके उन माओ को के इंतकाल होने से बचा सकते, यानी कि उनकी, या ऐसा भी करिए कि उनकी जो हालत इतनी बुरी हो जाती है वो ना हो, इससे हम उनको निजात दिलवा सकते हैं। एक डॉक्टर ही होने के नाते नहीं, एक जिम्मेदार सिटीजन होने के नाते भी हम सबका ये फर्ज बनता है कि हम इस पहलू को देखें और उसमें हम अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं इस पे हम गौर करें। ये आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा एक खूबसूरत ताजमहल। अब ये यहाँ पे क्या कर रहा है, मतलब मेरा क्या मतलब था कि मैं एक ताजमहल को यहाँ लेकर के आई दिखाने के लिए कि ठीक है, ताजमहल बनाया शाहजहां ने अपनी बेगम की याद में बनाया, और एक ये मकबरा ही टाइप से है जिसमें कि कब्र है उनकी। खूबसूरती में ये एक अजूबा है दुनिया का, बहुत सब लोग आते हैं, लेकिन ये ताजमहल क्यों बना? कोई अनम्यूट करके बताइए, ये इतना खूबसूरत ताजमहल क्यों बना था? हिस्ट्री इसकी क्या कहती है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। हाँ, ये मुमताज महल के उसके मेमोरी में बनाया गया है। शाहजहां ने बनाया था क्योंकि मुमताज हैड डाइड व्हाइल गिविंग बर्थ टू हर चाइल्ड। बहुत बढ़िया, उनका ये 14वां बच्चा था। तो ये जो हिस्ट्री के पेजेस हैं वो ये कहते हैं कि 1631 में उन्होंने अपनी वाइफ मुमताज महल की याद में बनाया था, जब उनका 14वां बच्चा गौहर बेगम की बर्थ में उनकी ज्यादा ब्लीडिंग होने से मुमताज महल का इंतकाल हो गया था। उस वक्त इतना इस चीज़ों का इलाज भी नहीं था, हर चीज़ बड़ी इनिशियल स्टेज पे थी, लेकिन मुमताज महल के पास तो सभी कुछ था। कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि जो उनके लिए शाहजहां ने नहीं कोशिश की होगी, लेकिन उनका इंतकाल हुआ, जो ब्लीडिंग ज़्यादा हुई उसके चलते। तो उस ज़माने में भी लोगों की मैटरनल मोर्टेलिटी यानी कि चाइल्ड बर्थ में डेथ होती थी और आज भी हो रही है। बट बात यह है कि सबको एक ताजमहल बनाने का मौका नहीं मिलता है। तो जो ऐसा देखा गया कि क्यों आखिर इतनी माएँ चाइल्ड बर्थ में उनकी डेथ हो रही है, क्यों? तो जो गवर्नमेंट ने भी अपनी पूरी कोशिश की, बहुत सारे एनजीओज ने कोशिश की, इस पे काम किया, और जैसा कि मिसेस एक्स वाई डिड मिसेस एक्स डाई, इसमें आप लोग ने देखा भी होगा कि जो एफर्ट होते हैं वो चेंजेस लाते हैं। इंडिया की भी जो पूरी मोर्टेलिटी है वो कम हुई है, लेकिन एक भी नहीं हो तो बेहतर है, या बहुत कम हो। अभी भी जैसे देखा जाए तो कहीं फिगर दिखाता है 130 और कहीं दिखाता है कि अब ये 113, 1 लाख लाइव बर्थ, यानी 1 लाख औरतों की जो लाइव बर्थ बच्चे पैदा करेंगी जिंदा, उसमें से 113 माओं का इंतकाल हो जाता है। तो जो इस पे पूरा स्टडी की गई, देखा गया, तो 3 डिलेज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो पहला डिले ये कहता है कि घर में डिसीजन मेकिंग में इतना टाइम लगा कि भाई इनको ले जाना है, कहाँ ले जाना है, नहीं ले जाना है। उसमें से कुछ घर के बड़े बूढ़े खड़े हो जाते हैं कि अरे हमारे तो 13-14 बच्चे घर में हुए, इन्हीं को क्या जरूरत है कि तुम लोग अस्पताल ले जाओ। वो बेचारी औरत जिसको सारी तकलीफें होती हैं उसकी कोई नहीं सुन रहा है। वो अगर कह भी रही है कि हमें ले जाओ, तो उसका जो
फैसला है वो घर में और लोग करेंगे कि इसको ले जाना है या नहीं ले जाना है। बड़े लोग कुछ खड़े हो जाते हैं कि अरे यही क्या बनी चली है कि आप बच्चे पैदा कर रही हैं, बच्चे तो हमेशा से पैदा हुए हैं, हमने इतने बच्चे पैदा किए, हमने तो किसी अस्पताल का मुंह नहीं देखा, तो इनको क्यों तुम लोग अस्पताल ले जाना चाह रहे हो। ऐसी कोई जरूरत नहीं है करके ये एक डिले होता है। तो हम आपको अगली स्लाइड दिखाते हैं जो कि क्या कह रही है। पहला डिले है कि सीक केयर यानी डिसीजन मेकिंग में। तो क्या क्या है कि औरतों का जो हमारे समाज में स्टेटस है वो अभी भी काफी नीचा है। उनको डिसीजन का पार्ट नहीं बनाया जाता, उनसे कोई नहीं पूछता है कि उनका इलाज किस तरह और कहाँ होना है। फिर ये है कि जैसे बड़े लोग अपना ही बोलेंगे कि हमें नहीं हुआ तो इसे भी कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला ने हर को मुख्तलिफ बनाया है, किसी में कोई प्रॉब्लम है, किसी में कोई है, कोई आप जनरलाइज नहीं कर सकते हो कि हमें नहीं हुआ है तो इसे भी नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता है। फिर कभी कभी जो जैसे कि घर वाले लेके गए, अगर आप लोगों ने दूसरी वाली पिक्चर थी इन साइलेंस, वो देखी या नहीं लोगों ने? अनम्यूट करके बताइए। 2 पिक्चर्स मैंने दी थी सना को। एक तो थी व्हाई डिड मिसेस एक्स डाई हिंदी में, और दूसरी वाली थी इन साइलेंस, वो भी हिंदी में ही थी। तो वो कितने लोगों ने देखा? किसी ने देखा वो? जी मैंने देखी थी। अच्छा, क्या नाम है आपका? मैं सना ही बोल रही हूँ। सना, तो वो तो तुम्हें दी गई। मैंने भी देखी थी। अभी यूज ऑफ लिवर का अभिषेक भी लिखा है। तो ये पहले वाला का आंसर बता दो आपको। ये कौन बोल रहे हैं भाई? थोड़ा म्यूट कर दीजिए उन्हें। ठीक है। तो कभी कभी पुअर एक्सपीरियंस, जैसे कि इन साइलेंस अगर देखी होगी तो मिसेस यादव के घर वालों का एक्सपीरियंस बहुत खराब था ना। हेल्थ सेंटर जहाँ गए तो वो बंद था कि अंदर भी नहीं आने देना है, और कुछ था भी नहीं अवेलेबल। तो एक्सपीरियंस ऐसा खराब हो और उनके घर में फिर कुछ हो तो अक्सर लोग ये सोच के कि अरे वो तो गई थी कुछ नहीं मिला तो हम भी क्यों जाएं। तो पुअर एक्सपीरियंस हेल्थ केयर का भी होता है कि इंसान नहीं जाता है। फिर ये रहता है ना कि किसी किसी के घर में ये है कि माँ बनेगी तो माँ की डेथ हो जाएगी, तो ये एक नॉर्मल सी बात है, तो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं लोग कि नहीं अब ठीक है, हालत खराब होती है तो होने दो, मरती है तो मरने दो, ऐसा भी लोग करते हैं। और फिर कुछ लोग गरीब इस कदर हैं कि उनको लगता है कि वो कैसे अस्पताल पहुंच सकते हैं और घर में नहीं कुछ भी है उनके, तो एक पुअर फाइनेंशियल प्रॉब्लम, ये सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं कि हम कि किसी भी औरत को हॉस्पिटल नहीं ले जाया गया। यानी कि पहला डिले हुआ इन डिसाइडिंग टू सीक केयर नहीं ली, इसका डिसीजन ही इतना नहीं हो पाया। दूसरा डिले आता है जब लोग पहुंच नहीं पा रहे हैं अस्पताल। क्या क्या सिचुएशन? डिले इन रीचिंग हेल्थ केयर फैसिलिटी, जैसे कि हाँ इस पिक्चर में आप देखेंगे कि ऐसा नहीं है, कभी कभी बहुत अमीर लोग भी हैं जिनको सब कुछ मुहैया हो सकता है। जैसे मराठी एक्ट्रेस पूजा का सुना होगा कि उनको एम्बुलेंस नहीं मिली इसलिए डिले हो गया। और क्या हो सकता है? दूरियां, जैसे हम शहर में रह रहे हैं तो हम गांव में पहाड़ी इलाके में रहने वालों की हमें इतना एहसास नहीं होता है कि उनको अगर अस्पताल आना है इमरजेंसी में तो वो कैसे आएंगे। रोड नहीं, रास्ता नहीं, व्हीकल नहीं, बेचारे कैसे आए, ये एक बहुत बड़ा मसला होता है। या फिर व्हीकल मिले तो मतलब पैसे लग रहे हैं। गवर्नमेंट का यहाँ भी जो गवर्नमेंट अपनी तरफ से ना बहुत सिंसियरली हर चीज में एफर्ट करती है, जैसे कि 108 और 102 नंबर की गाड़ियां एम्बुलेंस चलाई हैं कि लोगों को दिक्कत ना आए, वो पहुंच पाए। लेकिन कभी कभी नहीं मिल पाया या कुछ ऐसा हुआ, उन लोगों को नहीं पता है। ये भी रहता है ना कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि ऐसी भी कोई सुविधा है जिसको कि वो
इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम आती, जैसे कि तुम लोग इसमें एक पिक्चर देखो कि कैसे उसको लकड़ी पे चादर बांध के उसमें डाल के बेचारे लोग कैसे कैसे रास्ते हैं, देखो पानी, ईंटा, पत्थर क्रॉस करते हुए आना आसान काम नहीं है। फिर और जैसे ये एक उस पे खटिया पे ही लेकर के चले जा रहे हैं, जैसे तैसे बेचारे पहुंचते और बहुत देर हो जाती है। और ये हम लोग रोजमर्रा देखते हैं कि बहुत देर में मरीज आए, पूछो तो ये था कि कोई साधन नहीं था, कोई सुविधा नहीं थी, जब मिली तब लेकर के आए हैं। फिर अब यही मैंने कहा ना, पहाड़ी रास्ते हैं, नदियां बीच में है, नदी के पार अस्पताल है, तो आना बड़ा मुश्किल, रात के वक्त में तो और भी मुश्किल हो जाता है। अक्सर देखा गया कि पूरी रात ये लोग इंतजार करते हैं कि सुबह हो, कोई गाड़ी मिले तब लेकर के आए, और तब तक जब तक वो आते हैं तो बहुत देर हो जाती है। तो यानी कि जो सेकेंड डिले होता है रीचिंग हेल्थ केयर फैसिलिटी, यानी कि अस्पताल में पहुंचने में इतनी देर लग जाती है। फिर तीसरा डिले होगा कि अस्पताल तो पहुंच गए लेकिन वहां पे उनको केयर नहीं मिली टाइम से, मतलब डिले इन रिसीविंग केयर एट हेल्थ केयर फैसिलिटी। जैसे कि कभी कभी अभी कोरोना के उसमें सुना होगा ना कि अस्पताल ने नहीं एडमिशन डिनाई कर दिया किसी अस्पताल में, इधर से उधर बेचारे घूमते रहे और उसी में प्रेग्नेंट विमेन की डेथ हो गई। फिर या पहुंच जाते हैं कभी कभी और वहां पे डॉक्टर नहीं मिले। मतलब अब जैसे हम फिर यही कहेंगे कि गवर्नमेंट का एफर्ट हमें बहुत सिंसियर दिखता है, जैसे इतने सारे उन्होंने अस्पताल में उसको अपग्रेड किया, लेबर रूम की सुविधा बढ़ाई, हर चीज, लेकिन अगर वहां के काम करने वाले अपना काम नहीं सिंसियरली करेंगे तो फिर यही होगा कि वहां पे पहुंचने के बाद भी ना मरीजों को सुविधा वो नहीं मिल पाती जो मिलनी चाहिए। जैसा कि आप लोग ने देखा इन साइलेंस वाली जो मूवी थी, उसमें वो लोग बेचारे पहुंच गए और उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब ने मना किया है कि किसी को अंदर मत आने दो। तो ये एक कितना बड़ा मतलब कितनी गलत बात है कि जो डॉक्टर को अपने मरीज को आगे बढ़ के जल्दी से जल्दी देखना है, उसकी केयर करनी है, वो कह रहा है कि अस्पताल का दरवाजा मत खोलना, मरीज को अंदर मत आने देना। तो ये होता है। तो और फिर कभी कभी अस्पताल पहुंच जाए तो वहां जो चीज चाहिए उस वक्त वो नहीं मिलती है, जैसे कि मान लो खून की जरूरत है ज्यादा, तो वो नहीं पेशेंट को मिल पाता है। लेकिन अगर कोई डॉक्टर है तो वो उतना तो कर सकता है मरीज को कि कुछ उसको इलाज दे और जितना जल्दी हो सके उनको मदद करे वो मरीज को ट्रांसपोर्ट करने में। तो ऐसा नहीं है कि कोई चीज नहीं है। तो जैसे हमारे फील्ड में माँ को बचाने के लिए बहुत सारा काम तो हमारे इन दो हाथों से और बहुत कॉमन दवाइयों से हो जाता है। ये नहीं कि हर में हमको बहुत हाई चीजें चाहिए कि ये नहीं सुविधा वो नहीं सुविधा तो माँ को नहीं बचाया जा सकता, ऐसा नहीं है। और जैसे ऑपरेशन की किसी को ज़रूरत है तो इतना टाइम रहता है कि हम दूसरे अस्पताल में एम्बुलेंस के ज़रिए ट्रांसपोर्ट कर दें। इसके लिए एक दिल से लगन होनी चाहिए कि हमें अपना काम करना है, यानी कि अगर हमारी ये ड्यूटी है तो हम अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से उससे देंगे तो बहुत सारी माँओं को बचाया जा सकता है जिनके साथ ये हो जाता है कि कोई उनको फैसिलिटी नहीं मिली इसलिए उनका इंतकाल हो गया। फिर ट्रेनिंग, जैसे कि हमारा जैसे प्रोफेशन है मेडिकल का, मेडिकल में ये है कि हर तरह के लोग आते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि वो नहीं पढ़ेंगे नहीं काम करेंगे, ठीक है कुछ नहीं सब चलेगा, नहीं चलता है। जब तक कि आपने दिमाग लगा के ठीक से पढ़ाई नहीं की है और आपके दो हाथों ने काम नहीं किया है तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं। खाली पास कर लेना, डिग्री हासिल कर लेना नहीं काफ़ी होता है। तो दूसरा पॉइंट जो है इनएडिक्वेटली ट्रेन्ड एंड पुअरली मोटिवेटेड मेडिकल स्टाफ, कि ना तो उनकी ट्रेनिंग और ना ही वो काम करना चाहते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। फिर इनएडुकेट रेफरल सिस्टम, फिर हम ये कहेंगे कि देखो गवर्नमेंट ने 8 नंबर 2 नंबर की गाड़ियां दी हैं लेकिन उनको अगर चलाने वाले में अपनी सिंसियरिटी नहीं है
तो वही होगा कि इनएडिक्वेट रेफरेंस सिस्टम की बात आएगी। कभी कभी मरीज को रेफर करने में जो डॉक्टर देख रहा है उसको लगता है कि मेरी इंसल्ट है, तो ना वो कुछ लिखेगा ना कुछ, बस मरीज को दरवाजे से ही कहेगा ले जाओ ले जाओ ले जाओ, और वो बेचारा किस हालत में आए, एक बार देख तो लो उस मरीज को, कि हो सकता है तुम्हारे छोटे से काम से उस मरीज की जान बच जाए या वो बेहतर हो जाए। तो ये भी एक प्रॉब्लम है हमारे अस्पतालों में, समाज में, ये सब है कि ठीक से नहीं देखा गया या फैसिलिटी कह दिया गया नहीं है और भगा दिया गया, तो ये सारे भी प्रॉब्लम आते हैं। तो ये वही चीजें एक बार फिर से लिखी गई है कि टाइम फैक्टर है इम्पोर्टेंट, जिसमें कि डिसाइडिंग टू सीक केयर, फिर मेडिकल फैसिलिटी पहुंचना, वहां पहुंच करके इलाज कर लेना। तो ये है कि मतलब जो ये एक लंबा वक्फा होता है कि उसको जरूरत है कि उसको अस्पताल जाना है, सही टाइम से इलाज करना है। जो एकदम लेफ्ट साइड पे आपकी स्क्रीन पे ऑनसेट ऑफ क्लिनिकल सिम्टम, और एकदम राइट पे जाइए तो टाइम, ये टाइम आपको हर मरीज टाइम देता है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल टाइम नहीं दिया और आते ही खत्म हो जाए। वो इधर उधर में जो टाइम जाता है ना, उससे उस मरीज का नुकसान ज्यादा होता है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे कि सोशियो इकोनॉमिक, पैसे का, कल्चरल फैक्टर है, फिर नीड की जरूरत भी है या नहीं है, फिर दूरी अस्पताल की, फिर भाई इकोनॉमिक कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, फिर उसको अच्छी क्वालिटी ऑफ केयर मिली जो सही इलाज था। टाइम से सही इलाज मिलना जरूरी होता है, टाइम से। तो टाइम भी गुजर गया और इलाज भी सही नहीं मिला, तो उससे भी उसकी फिर डेथ ही हो जाती है, या फिर बचेगी भी तो उसको बहुत सारी प्रॉब्लम होगी, और घर वालों का भी इतना मतलब स्ट्रेस होती है जब वो मरीज बहुत बीमार होती है। तो जैसे कोई भी माँ, अभी हमने जो पहली वाली स्लाइड दिखाई थी कि बच्ची ने अपनी माँ का स्केच बनाया और उसमें जाके लेटी हुई है, तो एक माँ का मरना एक बच्चे के लिए क्या क्या ले आता है। जैसे कि उनकी बच्चे, ऐसे बच्चों की केयर अक्सर नहीं होती है, तो उनकी डेथ भी जल्दी हो जाती है, ज्यादा चांस होती है। जब वो जैसे कि न्यू बॉर्न बच्चे को छोड़ के माँ की डेथ हो गई है, तो वो बच्चे के नहीं बचेगा, ये चांस ज्यादा होती है। एक तो उसको इतना इम्पोर्टेंट ब्रेस्ट मिल्क अपनी माँ का नहीं मिलता है, फिर जैसे माँ अपने बच्चे के लिए 24 घंटे भी जगेगी, उसके साथ रहेगी, बच्चे को जरा भी कुछ होगा वो उसकी नर्स है, वो उसकी डॉक्टर है, वो बात नहीं रह जाती है जब कोई की माँ मर जाती है और दूसरा उसको पाल रहा होता है। अक्सर ये एक नियम नहीं है, लेकिन अक्सर ये देखा गया है। फिर उसके बाद भी थोड़ा और बड़ा बच्चा होता है तो ज्यादा चांस है कि उसको माल न्यूट्रिशन होगा और इन्फेक्शन होगा, उससे डेथ हो जाएगी। फिर ऐसे बच्चे अक्सर पढ़ाई के लिए स्कूल नहीं जाते हैं, या बहुत मतलब उनकी कोई केयर नहीं, फिर वो बाद में भी कुछ कुछ उनकी गलत आदतें पड़ जाती जो बिना माँ के बच्चे होते हैं। तो ये एक माँ के मरने से जो बच्चा छोड़ के जाती है ना, उनकी भी जिंदगी में बहुत सारी तब्दीली, तकलीफें आती हैं, जिसका एहसास हम सबको होना चाहिए। फिर ये है कि क्या ये जो माएँ मर रही हैं, इनको क्या हम प्रिवेंट यानी बचा सकते हैं? हाँ, अगर नहीं बचा पा रहे तो उसके रीजन सोशल, इकोनॉमिकल और मेडिकल है, ऐसा नहीं है, लेकिन सोशल और इकोनॉमिकल रीजंस भी होते हैं। हमारे समाज को ये एहसास होना है कि क्या हमें इन माँ को बचाना है, यानी इनके लिए हम कुछ करें। तो ये एहसास नहीं है हमारी सोसाइटी में। इसीलिए कहा गया है कि किसी भी माँ का इंतकाल होना किसी एक परिवार का लॉस सिर्फ नहीं है, ये पूरी सोसाइटी को इसको समझना है। एक सिर्फ परिवार के लिए प्राइवेट उनका मामला नहीं है, ये एक पब्लिक मामला है। पब्लिक यानी कि हर बंदे की जिम्मेदारी है कि वो इस मुद्दे को देखें और जहां तक हो सके उसमें अपना सहयोग, कंट्रीब्यूशन ये दें। ठीक है,
अच्छा, सोशल कॉजेस क्या होते हैं? जैसे अर्ली मैरिजेस, लेकिन अभी तो इतना नहीं ये रह गया है, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन अभी भी कहीं कहीं पे दूर दराज के इलाके में देखिए तो बहुत जल्दी लोग शादी कर देते हैं बच्चियों की। जब बच्चियां खुद बढ़ रही हैं, उनकी शादी हो जाती है, बच्चे होने लगते हैं, उसमें उनकी ज़्यादा चांस होती है कि उनकी डेथ हो जाएगी। फिर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, उसमें भी वाई डिड मिसेस एक्स डाई, कि मतलब मेल को अच्छा मान के फीमेल किसी घर में आ जाए तो समझ लीजिए मातम होता है, लड़का पैदा हो तो सब बहुत खुश होते हैं। हालांकि जो लड़कियां जो कर देंगी अपने माँ बाप के लिए भी, समाज के लिए भी, हो सकता है लड़का ना करे, लेकिन बस वो लड़का होने का बस ये है कि लड़का है तो सब कुछ है। फिर पढ़ाई लिखाई की कमी होना, इसमें भी हम अभी तो चेंज देख रहे हैं। और बहुत सारे मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन भी सोसाइटी के लिए काम कर रही हैं, लड़कियां एजुकेट हो रही हैं, लेकिन इलिटरेसी, पढ़े लिखे जो लोग नहीं होते उनको इतना नहीं ज्ञान होता है कि वो चीज़ों को जल्दी समझ पाए। फिर सेलेक्टिव सेक्स के लिए, यानी कि माँ को अगर लड़की होती जा रही है तो और बच्चे उसको पैदा करने हैं कि लड़का ना हो जाए। और एक बड़ा ये गलत धारणा, लोगों का बहुत गलत मानना है कि लड़का खानदान चलाता है और लड़की नहीं। अगर ऐसा होता तो हमारे प्यारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खानदान अभी तक चल रहा है। कौन चला रहा है? उनकी बेटियों ने चलाया। तो ये एक जो गलत मानना है कि एक फीमेल खानदान नहीं चलाती है, ऐसे ये गलत है कि मेल ही वली अहद, हमारे सल्तनत का वली अहद नहीं है अगर लड़का नहीं है। नहीं, आपकी बेटी आपकी वली अहद है। आप ऐसा मत सोचिए कि कोई लड़कियां लड़कों से कम है, ऐसा नहीं है। मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 4 बच्चे हैं जिनमें बेटी एक ही है, लेकिन मुझे कभी ये एहसास नहीं हुआ कि मेरी बेटी और मेरे बेटों में कोई भी फर्क है। कुछ भी नहीं है फर्क। बेटों को अच्छी परवरिश दीजिए और बेटियों का ये ज्यादा जरूरी होता है। फिर डोमेस्टिक वायलेंस, ये बड़ा कॉमन है। अब ये इसमें ना मैं कोई देखती हूँ कि एक पर्टिकुलर रिलीजन इसमें काम नहीं करता है। मुस्लिम लोग भी खूब शराब पी के बीवियों को पीटते हैं, या ऐसे बीवियों को पीटते हैं, या मतलब डोमेस्टिक वायलेंस कहीं ना किसी फॉर्म में दिखाई देता है। बहू को सास किसी ना किसी चीज से परेशान कर रही है। वायलेंस खाली मारपीट हाथ से नहीं है, जबान से वायलेंस, उसको कुछ कुछ बोल देना, तो किसी का दिल दुखाना, ये सब वायलेंस का पार्ट है। और ये भी एक कॉमन सोशल इश्यूज है हमारे समाज में, और ये इससे भी माओ की तकलीफें और ये सब बढ़ती हैं, मोर्टेलिटी। इकोनॉमिक तो है ही है कि पैसे की कमी, जैसे कि लोग ज्यादा कमाने वाला एक या दो, फिर कोई नौकरी नहीं, ये सब चीजें भी एक कॉमन फैक्टर ही हैं। और फिर जब ये पैसे नहीं होते हैं तो फिर ये है कि ट्रांसपोर्ट और ये सब चीजें भी उन्हें नहीं मिलती हैं। फिर और इसी से डिसीजन भी, अब जैसे मिसेस एक्स का देखा होगा ना कि उनको कितने टाइम लगा था, सबने जब पैसे इकट्ठा किए तब वो लेके गए। तो डिले इन टेकिंग डिसीजन टू शिफ्ट बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक रीजन, यानी कि पैसे की कमी होने के चलते मरीज को अस्पताल में शिफ्ट नहीं करना। जब पैसे नहीं होते तो खाना भी अक्सर या तो डिफेक्टिव होता है या फिर कम मिलता है, गज़ा पूरी नहीं अगर है तो उसमें खून की कमी होती है, खाने की कमी से दुनिया भर की और भी बीमारियां होती हैं जो इकोनॉमिक इशू में है। तो हमने बात की सोशल इशू की, हमने बात की इकोनॉमिक इशू की। तीसरा है मेडिकल इशू। जैसे अक्सर लोगों के पेट में बच्चा होता है तो कहीं नहीं दिखाते हैं, ये सोच के कि सास ने कह दिया कि हमने कभी किसी डॉक्टर का अस्पताल का मुंह नहीं देखा तो तुम भी मत जाओ। तो ये भी एक फैक्टर है कि वो अस्पताल ही नहीं गई। फिर गई भी तो वहाँ जैसे PHC CHC पे डॉक्टर नहीं मिला, इमरजेंसी में कोई ना डिलीवरी हो रही है ना सिजेरियन हो रहा। अब यहाँ पे भी गलती सरकार की नहीं है, पोस्ट किया वहाँ डॉक्टर और वो छोड़ के चले गए या वो है नहीं वहाँ पे। तो इसमें ये नहीं है कि हर समय जो
एक कॉमन सी चीज होती है कि हम हर समय सरकार को ब्लेम करते हैं। ऐसी बात नहीं है, सरकार ने अपनी तो कोशिश की, लेकिन लोग जो वहां बैठाए गए उनकी कोशिश नहीं रही, तो उसमें भी एक बड़ा फैक्टर आता है। और मैं इस चीज को इसलिए भी कह रही हूँ कि मैं बहुत सारे अस्पतालों में जाती हूँ एज एन एक्सपर्ट, उनका दौरा करने हमें एज एन एक्सपर्ट कहा जाता है, तो मुझे वहाँ चीजें वगैरह सब नजर आती हैं। लेकिन वही है ना कि अगर डॉक्टर में वहाँ काम करने वाले नर्स हैं, डॉक्टर हैं, उन लोगों का कि कितना सिंसियरिटी है, कितना वो करना चाह रहे हैं, वो जरूरी है। और मेरे ख्याल से एक सिटीजन होने के नाते हम लोग को ये देख के और अपनी आवाज भी उठानी चाहिए। जैसा है कि ये है कि अगर आपकी ड्यूटी है तो काम करना है, ऊपर तक आवाज जानी चाहिए। फिर वही है खून के, क्योंकि इंसान ही इंसान को खून दे सकता है। क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि हमारे यहाँ इमरजेंसी में मरीज आई, उसको खून की जरूरत है, हमने कहा कि तुमको खून देना है, तो वो क्या कहते हैं कि हमारे बदन में तो खून नहीं है, हम कैसे दे दें। अरे 5 लीटर खून तुम्हारे बदन में बह रहा है, उसमें से अगर तुमने आधा लीटर दे भी दिया तो वो बहुत जल्दी फिर से बन जाएगा, कोई मुश्किल नहीं। लेकिन जिस औरत को इस वक्त खून की अर्जेंट जरूरत है, उसकी जान बच सकती है। तो अक्सर खून उनके खुद के सगे रिश्तेदार नहीं देते हैं, कह देते हैं कि हमारे तो बदन में खून नहीं है, ऐसा नहीं है, तो इस तरह से खून नहीं मिलता है। या कोई कोई जगह है जहाँ पे कि उनका ब्लड बैंक नहीं है तो खून नहीं मिलता है। फिर जरूरी दवाएं, जैसे हमने कहा ना, कोई दवाएं कोई बहुत महंगी नहीं आती, जो कि हमारे लिए एक मरीज की, प्रेग्नेंट लेडी की या डिलीवरी के बाद जान बचाने के लिए जो दवाओं की जरूरत है ना, वो कोई बहुत महंगी दवाएं नहीं होती हैं, लेकिन वो भी अक्सर नहीं मिलती हैं। फिर जो स्टाफ डील कर रहा उसको कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है, तो ये एक वजह होती है। फिर वो पता नहीं कर पाता है कि क्या वजह हो सकती है। ज्यादातर केसेस में पता चल जाता है, लेकिन बहुत रेयर ऐसे केसेस होते हैं जिसमें कि हमें वाकई नहीं पता चल पाता है कि मरीज में क्या प्रॉब्लम हो रही है, या कोई जांच की फैसिलिटी नहीं अवेलेबल होती है। ये कम होता है, लेकिन ज्यादातर जो डिले डायग्नोसिस में होता है वो इसलिए कि जो डॉक्टर देख रहा है वो तवज्जो दे के नहीं देख रहा है, उसे आ नहीं रहा है ठीक से, तो इसकी वजह से भी हो जाता है, मतलब मदर की डेथ होती है। फिर किस तरह से हम इनको प्रिवेंट कर सकते हैं, रोकथाम इसकी क्या है? तो रोकथाम में हेल्थ एजुकेशन जरूरी होती है। एज ऑफ मैरिज 18, तो गवर्नमेंट की तरफ से कि 18 के बाद ही लड़की की शादी करें। फिर जो भी फैसिलिटी अवेलेबल है उसको यूज करें। अगर वो लोग वहाँ डॉक्टर नहीं मिल रहे तो आप आवाज भी उठाइए। फिर जब माँ के पेट में बच्चा होता है तो उसको जानकार डॉक्टर को दिखाते रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि बहुत सारी बीमारी होती है ना, वो हमें खुद को, माँ को नहीं पता चलती कि उसको ऐसा कुछ हो रहा है। जैसे ब्लड प्रेशर अगर बढ़ रहा है तो उसको नहीं खुद से पता चलेगा, जब तक कि बहुत लेट हो जाएगा, कि चक्कर आएंगे, आंखों से दिखने में कमी आएगी, ये सब बहुत लेट आता है इसका सिम्टम। तो इसमें लक्षण सिम्टम लेट आते हैं, तो इसलिए डॉक्टर जब देखता है ना तो वो बताता है कि तुम्हारे में ये कमी है, इसको हम ऐसे कर सकते हैं, तुम ये इलाज ले लो, वो डॉक्टर बताएगा। फिर उसको खाने के लिए, जैसे कभी कभी ना बहुत सारे मरीज सोचते हैं कि अंगूर और सेब में सब कुछ है, और जो लोग रोटी, दाल, चावल, सब्जी, गुड़, चना, जो कि बहुत मुफीद होती, खजूर, ये सब खा रहे हैं, तो यार ये तो गरीब लोग खा रहे हैं। अमीर लोग क्योंकि काजू, बादाम, पिस्ता, सेब और अनार, अंगूर खा रहे, उसी में सब कुछ है, ऐसा नहीं है। जो हम खाना, दाल, चावल, रोटी, गुड़, ये सब में ना बहुत अच्छी ग़िज़ा होती है, कोई कमी नहीं होती है। तो उसको अगर हम ठीक से, कोई प्रेग्नेंट विमेन है उसको सही ढंग से हम उसको खाने पीने की एडवाइस दें तो वो हेल्प करेगी। तो जब तक कि जाएगी नहीं डॉक्टर से मिलने तो उसको कोई बताने वाला नहीं होगा। फिर कुछ सुई लगती है, टीके, जैसे कि एक तो टिटनस का टीका है, वो लगाते हैं हम लोग, तो उसको जब आएगी तो उसको इम्पोर्टेंस पता चलेगी कि क्या है। फिर बच्चे, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि बच्चे पैदा करते जाओ, नहीं करेंगे तो वो गुनाह है।
अब ऐसा तो मैंने कहीं नहीं पढ़ा कुरान शरीफ में, मैं माने से पढ़ती हूँ कि पैदा करते जाना, ऐसा नहीं है। स्पेसिंग करना ज़रूरी है। आप बच्चों की नंबर भी लिमिट कर सकते हैं, उतने ही बच्चे पैदा करें जितनों की आप अच्छी परवरिश कराएं। परवरिश बहुत ज़रूरी है कि अच्छी प्रॉपर परवरिश हो, बच्चों में फासले हों, एक के ऊपर एक होते जाते हैं, तो वो भी है कि जो बच्चा गोद में है उसको भी नहीं आप केयर कर पाते हैं, जो अगला आ जाता है उसकी भी नहीं कर पाते हैं। तो स्पेसिंग बच्चों में करना और बच्चों का नंबर कम रखना ये भी ज़रूरी होता है। जितने आप ठीक से परवरिश कर पाए उतने आप करिए। फिर उसके बाद है मतलब सेफ अबॉर्शन सर्विसेज। एक्चुअली अबॉर्शन हम लोग नहीं इसको बहुत बढ़ावा देते हैं क्योंकि ये एक जिंदगी को लेना अबॉर्शन है, लेकिन अगर किसी कोई करा भी रहा है जिसको कि है कोई और वजह है, जैसे कि उसको कोई ऐसी सीरियस बीमारी है या बच्चा नॉर्मल नहीं है और बच्चे में ऐसी एबनॉर्मेलिटी है जिससे कि वो नहीं सही रहेगा और डॉक्टर्स ने इस पे डिसीजन लिया है, तो उसको सेफ अबॉर्शन करना चाहिए। ये नहीं कि अनसेफ अबॉर्शन, यानी किसी से भी जाके अबॉर्शन करा ले। यहाँ पे मैंने एडोलेसेंट क्लिनिक का जिक्र इसलिए किया है सेक्स एजुकेशन एंड कॉन्ट्रासेप्शन में, क्योंकि ये कभी कभी ये बच्चियों को लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से सेक्स एजुकेशन नहीं है तो उन्हें प्रॉब्लम होती है। इस वजह से सेक्स एजुकेशन देना भी बच्चों को, और या फिर एब्स्टिनेंस के लिए कहना कि क्या गलत है क्या सही है वो डिसाइड कर पाए, ये फैसला कर पाए, ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं। फिर है नॉन हेल्थ इश्यूज क्या क्या है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। पॉवर्टी इरेडिकेशन, यानी गरीबी को से कैसे बचे। जैसे हमने कुछ ऐसा, हमारे इतने दिन के जो मेरे जिंदगी के एक्सपीरियंस हैं, कभी कभी पॉवर्टी इसलिए भी होती है कि उनके पास जब पैसा आया तो वो बहुत जल्दी उसको खर्च कर देते हैं और फिर अगले दिन के लिए कुछ नहीं हो। तो आप जो भी आप कमा रहे हैं आप अपने उसी हिसाब से खर्च करिए। अक्सर ये देखा है मैंने कि बर्थडे पार्टी मना रहे हैं और आपको मिल रहा है पूरे महीने में 6,000 कमा रहे हैं, 7,000 रुपए, उसमें बर्थडे पार्टी, क्या ज़रूरत है भाई। जो चीज़ आप अवॉइड कर सकते हो ज़िंदगी में। और फिर ये है कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी है और दुनिया के बेकार की चीज़ें खरीद के फिर उससे प्रॉब्लम है। दूसरी चीज़ ये है कि ये समझ के कुछ लोग बैठते हैं कि हमें तो कोई दे पैसा हमारा काम चलता रहे, ऐसा नहीं होता है। तो आपको खुद भी अपने हाथ पैर चलाने चाहिए, उसके बाद पूरा नहीं हो तब आप देखिए कि आप किससे मांग सकते हैं। तो पॉवर्टी इरेडिकेशन में अपना भी एफर्ट ज़रूरी होता है। आप ऐसे लोगों को समझा सकते हैं कि वो किस तरह से अपने पैसे को ठीक से इस्तेमाल करें और उनको रोज़गार के ज़रिए ढूंढने चाहिए जिससे कि गरीबी ना रहे। अगर मान लीजिए कि किसी के परिवार में कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो आप उनको सलाह दीजिए कि देखो तुम अपने डिलीवरी के वक्त के लिए कुछ पैसे रोज़ बचाओ। अब मान लो कि तुम्हारा आदमी तुम्हें 100 रुपए दे रहा है रोज के खर्चे का, तो तुम उसमें से 10 रुपए बचा लो किसी तरह से। तो बचते 9 महीने में तुम्हारे पास इतने पैसे हो जाएंगे कि तुम्हें अगर फौरन जरूरत पड़े तो एटलीस्ट तुम अपने ऊपर खर्च कर सकती हो। इम्प्रूवमेंट ऑफ लिटरेसी, ये भी लोगों के एफर्ट भी जारी हैं और एफर्ट करना चाहिए कि हमारी औरतें, हमारी लड़कियां लिटरेट हो, पढ़ी लिखी हो। फिर विमेंस एम्पावरमेंट मेजर, यानी कि औरतों का दर्जा घर में अच्छा रहे, इसके लिए हमें मर्दों से भी बात करनी चाहिए कि औरतों को आप एम्पावर करिए, यानी कि उनको भी आप अपने डिसीजन, उनके भी आप सुनिए, उनकी भी बात आप उनसे करिए कि वो क्या कह रही हैं। और अगर वो काम बाहर करने जाना चाहती हैं तो आप करने दीजिए, यानी कि औरतों को एम्पावर करना भी बहुत ज़रूरी होता है। ठीक से सलाह देना, इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है, जो आप कर सकते हैं अपने लेवल पे करिए, नहीं तो गवर्नमेंट की जो फैसिलिटी गवर्नमेंट दे रही है उसका पूरा
यूटिलाइजेशन करिए। तो इतना सब सुनने के बाद जो मुझे लग रहा है कि ये हमारे लिए काफ़ी था आज के लिए मॉर्टेलिटी के बारे में, तो हम ये कहना चाहेंगे चाइल्ड बर्थ अ मिरेकल ऑफ लाइफ शुड नॉट बिकम अ नाइटमेयर ऑफ डेथ। यानी कि बच्चे की पैदाइश के वक्त किसी भी माँ का ऐसा एक्सपीरियंस ना हो कि वो उसकी ज़िंदगी चली जाए, ये देखना हम सबका फ़र्ज होता है। ये एक बहुत अच्छी बात फीगो के इसमें वाई डिड मिसेस एक्स डाई, उसमें भी आप लोगों ने सुना होगा। ये बहुत बड़ी बात इन्होंने प्रोफेसर महमूद फताला ने कही थी कि औरतें इसलिए नहीं मर रही हैं पैदाइश के वक्त में कि हम उनकी बीमारियों का इलाज नहीं कर पा रहे हैं। वो सारी जो चीज़ें उनको हो रही हैं वो सब को हम रोक सकते हैं, उसका इलाज कर सकते हैं, लेकिन सोसाइटी को यानी समाज को इस चीज़ का एहसास होना चाहिए कि इन औरतों की ज़िंदगी भी जीने के लिए है, इनकी ज़िंदगी भी कीमती है, इनकी ज़िंदगी को बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये हमारे समाज को सोचना है। Women are not dying of diseases we cannot treat. They are dying because societies have yet to decide that their lives are worth living. बहुत बड़ी बात है ये कि सोसाइटी को ये सोचना है कि उनकी जिंदगी इम्पोर्टेंट है। ये नहीं है कि कोई भी माँ मर जाएगी तो हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे कि हाँ ठीक है, ये तो होता रहता है। जज़ाकल्लाह मैम, इतने अच्छे से बहुत ही सिंपल सीधे तरीके से वाज़े करने के लिए। अभी क्वेश्चन लोग ऑलरेडी ग्रुप में सबमिट कर चुके हैं, तो वो भी मैं पढ़ सकती हूँ, या अभी किसी का डायरेक्ट क्वेश्चन है तो वो भी लिया जा सकता है। अगर ऑडियंस से किसी को डायरेक्टली पूछना है तो आप प्लीज आगे आके पूछ लें। अनम्यूट करके पूछ लीजिए। एक जब तक मैं एक सवाल पढ़ देती हूँ। किसी ने लिखा है, क्या जरूरी है कि लेट एज में प्रेगनेंसी की कॉम्प्लिकेशन ज्यादा रहते हैं, लेट एज बिगनिंग फ्रॉम 26 to 35 के अराउंड? लेस देन 30 में तो नहीं होते इतने कॉम्प्लिकेशन। 26 और 30 तो आजकल आम बात है, कॉम्प्लिकेशन इतने नहीं होते हैं, लेकिन मोर देन 30 पे थोड़े ज्यादा होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इतने कॉम्प्लिकेशन, अगर वो प्रॉपरली एंटीनेटल में अच्छे एक्सपर्ट डॉक्टर के पास बुक्ड है तो उससे बचा जा सकता है। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा 35 की एज तक हो, बट मोर देन 35 पे और ज्यादा हो जाते हैं। 30 to 35 थोड़ा हाई है एज कंपेयर टू लेस देन 30। यानी क्या कॉम्प्लिकेशन होंगे? ब्लड प्रेशर, अक्सर तो फर्टिलिटी भी कम हो जाती है 35 तक, फिर ब्लड प्रेशर वगैरह किसी किसी को हो सकता है, तो होते हैं। और कभी ऑपरेशन की ज्यादा होता है कि सिजेरियन सेक्शन ज्यादा है, तो बट वो तो सिजेरियन सेक्शन यंग एज में भी होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज्यादा होते हैं। जो तो उसी से रिलेटेड एक और लेडी ने पूछा है कि मैं अभी 30 साल की हूँ और अभी ही मेरी शादी हुई है 1 साल पहले। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि हमको फौरन ही बच्चे पैदा कर लेना चाहिए, बट हम अभी प्लान नहीं कर रहे हैं। क्या हमको प्लान करना शुरू कर देना चाहिए? हमको कोई इश्यू नहीं है पीरियड का या गायनेकोलॉजी? नहीं, बिल्कुल वो वेट कर सकती हैं, जब वो खुद प्रिपेयर रहे प्रेगनेंसी के लिए तब करें। लेकिन अभी 21 साल उनकी उम्र भी कम है, कोई ऐसा नहीं है, कोई मसला नहीं है, वो अपने 21 नहीं 30 है। कितना 30, है? 30 साल 30 बेटर है कि शुड प्लान, क्योंकि फिर मतलब ज्यादा इशू हो जाता। 30 पे कर लेना चाहिए, लेकिन अगर उनको बिल्कुल दिल नहीं कर रहा है तो कोई फोर्स नहीं कर सकता है। कोई भी चीज फोर्स नहीं होनी चाहिए। अगर वो एक्सेप्ट ये चीज कर रही हैं कि 30 पे हमें अभी नहीं करना है, हो सकता है 1 साल बाद करना है, तो ठीक है। लेकिन फिर वो ये भी एक्सेप्ट करें कि अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो वो उनकी खुद की जिम्मेदारी होगी कि नहीं हो प्रेगनेंसी बाद में। 30 पे तो जो मतलब अभी तक हम लोग
कहूंगी कि वो प्लान कर दे, वो बेहतर है उनके हक में। और नहीं अगर बिल्कुल चाहती हैं फॉर सम रीजन तो ठीक है, फिर वो उनकी मर्जी है। यानी देखिए, किसी की अपनी मर्जी की हम पूरी रिस्पेक्ट करते हैं, ये नहीं कि किसी भी कोई चीज फोर्स होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और ये इस्लाम भी इसके लिए नहीं हमें कहता है कि आप किसी पे कोई चीज फोर्स मत करिए। लेकिन अगर कोई आपसे सलाह मांग रहा है तो ये है कि उसके बाद थोड़ा चांसेस कम होने लगती हैं फर्टिलिटी की, तो बेहतर है कि कर लें अगर वो हमारी सलाह चाह रही हैं। ठीक। अच्छा जी। दूसरा एक सवाल ये है, हमने नोटिस किया है कि जिन प्रेगनेंसीज में मिसकैरेज होते हैं उसकी बाद वाली जो प्रेगनेंसी होती है उसमें कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं विथ रिगार्ड्स टू मदर के लिए भी और बच्चे के लिए भी। क्या ये सच सही है? और अगर सही है तो राइट अप्रोच क्या होना चाहिए? देखिए, अगर 100 लोगों ने कंसीव किया है तो उनमें से 15 लोगों का अबॉर्शन हो जाता है और 85 लोगों की प्रेगनेंसी कंटिन्यू करती है। और ये अबॉर्शन जो शुरू के दिनों में होते हैं, यानी कि शुरू के ही 3 महीने में, उसमें बच्चे में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती, क्रोमोसोमल प्रॉब्लम, तो उसकी वजह से वो अबॉर्ट कर जाते हैं। लेकिन आगे जो प्रेगनेंसी उनको होगी वो नॉर्मल होगी, ये ज्यादा चांस रहती है। तो बहुत कम लोग होते हैं जिसमें कि अगला भी अबॉर्शन हो जाए, यानी कि मुश्किल से 2% लोगों में है कि एक बार अबॉर्शन फिर अगली बार अबॉर्शन फिर अगली बार, ये कम लोगों में होता है। ज्यादातर लोगों में ये होता है कि अगली प्रेगनेंसी सक्सेसफुल होती है और वो ठीक से हो जाते हैं। रही बात कॉम्प्लिकेशन की, तो नहीं भी अबॉर्शन है, जितनी रिस्क है उतनी एक बार अबॉर्शन हो गया तो हो सकती है। अगर अबॉर्शन के बाद उन्होंने किसी अनट्रेन्ड लोग से अपना सफाई नहीं कराई है, जैसे अनट्रेन्ड लोग होते हैं ना, वो अक्सर बच्चेदानी भी फाड़ देते हैं और छेद हो जाता है, तो उसमें ये होता है कि अगली बार जब प्रेगनेंसी होती है तो बच्चेदानी वहां से फट जाती है फिर से। तो उसमें यह है कि वो काफी डेंजरस चीज भी होती है। तो इसलिए हमेशा किसी के भी पास जाके कुछ काम कराने से जरा बचें। और बाकी यह है कि इतना कोई रिस्क नहीं होती है अगली बार, अगर एक बार अबॉर्शन हो गया अगली बार। जज़ाकल्लाह। एक सवाल ये है, क्या रेमेटॉइड आर्थराइटिस से कंसीव करने में दिक्कत होती है? रूमेटाइड आर्थराइटिस का जो ट्रीटमेंट चल रहा होता है ना, उससे थोड़ी सी दिक्कत होती है, क्योंकि अक्सर लोगों को रूमेटाइड आर्थराइटिस में मीथोट्रेक्सेट चलता है, तो उससे और भी दवाएं चलती हैं, तो उससे कंसीव करने में मुश्किल होती है। तो जैसे जिन लोगों को रूमेटाइड आर्थराइटिस है और उनको कंसीव करने का है, तो उनको अपनी प्री कंसेप्शन काउंसलिंग करानी होगी। किससे? एक तो जो उनका फिजिशियन है उससे वो अपनी ये बात रखेंगी, और ऑब्स्टेट्रिशियन से आके बात करेंगी कि हमें ऐसे ऐसे है। फिजिशियन डिसाइड करेगा कि अब उनको हम किस दवा पे डाल सकते हैं जो सेफ है और उसके साथ उनको प्रेगनेंसी कर सकती हैं वो, और ऑब्स्टेट्रिशियन से बात करेगा। तो ये टीम डिसाइड करेगी कि इनको रूमेटाइड आर्थराइटिस है, अब इनको ये दवा करके और इनको प्रेगनेंसी करनी है। तो ऐसा नहीं है कि प्रेगनेंसी नहीं हो सकती है, लेकिन दवाएं कुछ बदलनी पड़ेंगी और काउंसलिंग करवानी पड़ेगी। ठीक है? अच्छा, ठीक है। एक सवाल ये आया है कि आपके नजरिए में बर्थ कंट्रोल के लिए, क्योंकि अगर कुछ लोगों को वक्फा चाहिए होता है, सबसे अच्छा तरीका क्या है? बर्थ कंट्रोल पिल्स या फिजिकली, उस पे क्या राय है? नहीं, बर्थ कंट्रोल पिल बिल्कुल ली जा सकती है। अगर उनको कोई ब्लड प्रेशर की या किसी ऐसी बीमारी नहीं है तो बर्थ कंट्रोल पिल ले सकते हैं, बहुत अच्छी भी होती है और बहुत इस्लामिक तरीका भी है। वो ये है कि वो अंडे नहीं बन रहे हैं, तो जब अंडे नहीं बनेंगे तो फिर कोई ऐसा मसला नहीं है कि जैसे कोई अबॉर्शन जो चीज फेवर करे, या अंडे भी बन रहे हैं और स्पर्म भी पहुंच करके दोनों में मुलाकात भी हो रही है, लेकिन वो आ करके यूट्रस में इम्प्लांट करने में हो रहा है, तो इतना नहीं लगता है मुझे वो सही तरीका। लेकिन जिस तरीके में अंडे भी नहीं बन रहे हैं वो तरीका अच्छा है। तो बर्थ कंट्रोल पिल बहुत अच्छा है, प्रोवाइडेड
उनको कोई ऐसा बीमारी ना हो और वो लेने को अच्छी तरह से तैयार हो बगैर फूले। ये एक सवाल है कि 60 इयर्स के बाद वजाइना में ड्राइनेस के लिए क्या करा जा सकता है? 60 इयर्स के बाद वजाइना में ड्राइनेस कॉमन बात होती है। अब ये है कि कोई ऐसे उनको प्रॉब्लम नहीं है तो कुछ नहीं करना है। अगर इंटरकोर्स के वक्त उनको लगता है कि हमारा इंटरकोर्स में दिक्कत आ रही है बिकॉज ड्राइनेस है वजाइना में, तो कोई लुब्रिकेंट लगा सकती है, जैसे कि वर्जिन ऑलिव ऑयल है वो थोड़ा लगा सकती है इंटरकोर्स के वक्त। और अगर मान लीजिए कि उनको बहुत ज्यादा ड्राइनेस और जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम है तो वो डॉक्टर को कंसल्ट करें। वो एक ईस्ट्रोजन क्रीम है, वो उनको देखने के बाद देंगे डॉक्टर, तो वो भी एक तरीका है कि ड्राइनेस कम हो जाती है उससे। बहुत सारी औरतें पीसीओएस से डायग्नोज हो रही हैं, तो क्या ये कोई प्रिवेंटिव चीज है? क्या हम लोग पहले से कुछ कर सकते हैं इसके लिए? पीसीओएस की जो मेन वजह है आजकल की सिडेंट्री लाइफ स्टाइल और फास्ट फूड है। सिडेंट्री लाइफ स्टाइल यानी कि अब लोग, जैसे पहले आपने देखा होगा, हम अपना भी बचपन याद करते हैं कि हम लोग बहुत खेलते कूदते थे बाहर निकल के, शाम को तो जरूर खेलते थे। अब बच्चे कमरों में ही ज्यादातर बंद रहते हैं, कुछ खेल कूद फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, जिससे कि अब मोटापा भी ज्यादा है। और फास्ट फूड ज्यादा सब लोग शौकीन हैं। पहले ज्यादा वैसी चीजें लोग खाते थे जो कि रॉ चीजें हैं, ये सब चीजें ज्यादा खाते थे, वो अब कम कर दिए। तो ये सब वजह है पीसीओएस के। इससे बचने का ये है कि बच्चों को एक तो अपनी हेल्दी लाइफ स्टाइल रखनी चाहिए। क्या है हेल्दी लाइफ स्टाइल? जैसे हर को, इवन जो और भी एज की 60 अबव और कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है, और बच्चों को भी, बच्चों को तो आप खेलने के लिए इनकरेज करिए, जो प्यूबर्टी गर्ल हैं उनको भी आप खेलने को इनकरेज करिए। बाकी और बड़े लोग हैं वो जरा ब्रिस्क वॉकिंग करें शाम को या सुबह में, जैसा टाइम हो। जैसे बहुत सारे लोगों को सुबह टाइम नहीं होता, शाम को करते हैं। कहा यह गया कि सुबह की वॉकिंग ज्यादा फायदेमंद होती है, दिन भर आप फ्रेश रहते हैं। तो एटलीस्ट रोजाना 45 मिनट, 30 से 45 मिनट की अच्छी ब्रिस्क वॉक करिए। खाने में ज्यादा रॉ चीजें हैं, सलाद है, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ये सब ज्यादा इस्तेमाल करिए। और बहुत शुगरी चीज, चॉकलेट है, मिठाई है, फास्ट फूड है, बहुत सारे मेयोनीज, चीज, ये सब है, ये थोड़ा कम, फ्राइड स्टफ थोड़ा सा कम। बच्चों को रोकना मुश्किल होता है। डाइट और एक्सरसाइज, हाँ, बेसिकली यही दो चीजें हैं। बच्चों को ना बहुत, आप बहुत कर्टेल भी नहीं कर सकते हैं, थोड़ा बहुत करें, लेकिन थोड़ा मॉडरेट अमाउंट में। क्या मतलब औरतों को रेगुलरली साल में लाइक ब्लड टेस्ट ले लेना चाहिए कि उनकी कोई डेफिशिएंसी है, कोई न्यूट्रिएंट, विटामिन डी या कुछ भी कम है? क्या ये हम लोग को एक हैबिट बनाना चाहिए? ना, ऐसा है ना, अगर कोई उसको प्रॉब्लम नहीं है तो ये जो आजकल एक फैशन चला है ना कि पूरा एक रैनबैक्सी लैब या बहुत सारी लैब से लोग बुलाते हैं और पूरा प्रोफाइल, उससे कोई फायदा नहीं है। अगर कोई उसको बीमारी नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, तो नहीं करने की जरूरत है। कुछ चीजें जैसे पीसीओएस, आपने एक चीज कही है, जो बहुत ओबीज है उसको अपना शुगर टेस्टिंग करा लेना चाहिए। और एक पैप स्मीयर है जो हर औरतें जो मैरिड हैं उनको अपना 3 से 5 साल में एक बार डॉक्टर को दिखा के पैप स्मीयर करा लेना चाहिए। 65 साल की उम्र तक अगर सब कुछ ठीक है तो 65 साल के बाद कम चांस है, लेकिन ये पैप स्मीयर करा लेना चाहिए। ये पैप स्मीयर क्या होता है? पैप स्मीयर होता है कैंसर सर्विक्स, एक चीज होती है बच्चेदानी के मुंह का कैंसर, तो वो डेवलप होने से पहले प्री कैंसर कंडीशन होती है, और ये एक वायरस से होता है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। तो ज्यादातर ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होता है, लेकिन क्योंकि ये स्किन से ट्रांसमिट होता है तो सेक्सुअल इंटरकोर्स में, इवन वन इंटरकोर्स में भी देखा गया है कि एचपीवी का इन्फेक्शन हो सकता है। तो जो औरतें मैरिड हैं उनको अपना ये जांच करा लेना चाहिए
ये देखने के लिए कि उनको ह्यूमन पेपिलोमा वायरस का कुछ असर तो नहीं हुआ है और उसके चलते कोई चेंजेस हैं सर्विक्स में या नहीं है। बच्चेदानी के मुंह के कैंसर की बेसिकली ये जांच होती है, जिसको पैप्स कैंसर होने अच्छा, से पहले ये जाता है। अच्छा, ये जो लास्ट टाइम डॉक्टर आई थी तो उन्होंने कहा था कि मुसलमान औरतों में सर्विकल कैंसर जो है थोड़ा कम रेट होता है उसका, ऐसी क्योंकि बात सर्कमस्टाइज आती हैं, मुसलमान औरतें भी हैं जिनको कैंसर सर्विक्स एडवांस स्टेज पे भी होता है। ये बात सही है कि बहुत जिनके मल्टीपल सेक्स पार्टनर होते हैं उनको ज्यादा चांस होती है, लेकिन हमने जैसा कि कहा वन इंटरकोर्स से भी HPV का इन्फेक्शन हो सकता है और कैंसर सर्विक्स हो सकता है, क्योंकि ये स्किन से भी ट्रांसमिट होता है। तो HPV वायरस आपने बात की थी सेक्स एजुकेशन की, तो सेक्स एजुकेशन कौन सी उम्र में किस हिसाब से करना चाहिए? क्योंकि मतलब अगर हम लोग एज आम इंसान सोसाइटी में ये तरह का अवेयरनेस करना चाहते हैं, एजुकेशन का ये मतलब नहीं है कि हम ये बढ़ावा दे रहे हैं कि वो उनको सेक्स क्या होता है उसके बारे में पता हो। सेक्स एजुकेशन में बहुत चीजें आती हैं, जैसे कि उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में उनको बताना होता है। बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता। जब देखिए उनका पहला मेंसेस स्टार्ट होता है, उन्हें अक्सर कुछ नहीं पता होता है कि ऐसा भी कुछ होने वाला है अगर माँ ने नहीं बताया है। तो ये है कि उनके सेक्स ऑर्गन्स के बारे में उनको पता होना चाहिए। और इस्लामिक तरीका ये है कि बच्चियों को मतलब कोई भी लड़का अगर उनको कुछ परेशान कर रहा है तो माँ बाप को बताए, ना कि उसके साथ चले जाएं और वो उनके साथ कुछ कर ले। तो ये सब बातें भी बच्चियों को बताना जरूरी होता है इस्लामिक तरीके से भी, कि ये कितना बड़ा गुनाह है जो अल्लाह ताला को बहुत नापसंद चीज है और इसकी खराब नतीजे होते हैं। तो सेक्स एजुकेशन के जरिए हम उनके बारे में बताएं कि तुम्हारे और जैसे प्यूबर्टी में चेंजेस आते हैं, अब बच्चों को नहीं पता है अक्सर मतलब ये सब क्यों हो रहा है। तो आप थोड़ा बहुत, अगर बच्चियां जब प्यूबर्टी की एज में आई हैं, बताएं कि जब बच्चे बड़े होने लगते हैं तो उनके बॉडी में ये चेंजेस आते हैं, ये नॉर्मल है, ये सभी के साथ होता है, तुम्हारे साथ भी होगा, लेकिन तुमको उसकी कैसे हाइजीन मेंटेन करनी है, अपने ड्रेस में तुमको अगर कुछ तब्दीली लानी है। जैसे अक्सर छोटी उम्र की बच्चियां, उनको पता ही नहीं कि उनको कपड़े क्या पहनने हैं। अब कभी कभी ये है कि अंदर से कुछ पहनना है नहीं, तो वो अजीब सी एक पोजीशन उन बेचारे बच्चों की हो जाती है ना। लेकिन अगर वो अवेयर रहेंगे, अपने बारे में जानेंगे, तो अपने आप को ज्यादा अच्छी तरह से वो कैरी कर सकते हैं। और एक जैसे बच्चों में अक्सर प्यूबर्टी एज में ये सब जब होने लगता है, उन्हें कुछ पता नहीं, तो उनकी पढ़ाई से भी डिस्ट्रैक्ट होते हैं, तो ये भी एक मसला हो जाता है। तो अगर बच्चों से हम खुल के बात करें और उनको बताएं तो मेरे ख्याल से वो ज्यादा बेहतर समझेंगे इन सब चीजों को। और ये बिल्कुल तो ये सेक्स एजुकेशन का कि हम उनको सेक्स की तरफ ले जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल गलत लोग जो हैं वो मानते हैं और सोचते हैं इसको। तो सेक्स एजुकेशन का मतलब है कि रिप्रोडक्टिव बॉडी पार्ट्स के बारे में जो बच्चे प्यूबर्टी हिट कर रहे हैं उनको बताना चाहिए, बताना है। उसके बाद भी आप बताएं। जैसे अब बच्चियों को हर चीज नहीं पता, जिनको नहीं पता है, आप कभी भी मिले उनको मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में बताएं। उनको जैसे बताएं कि तुम्हें कोई भी लड़का कभी भी कहे कि चलो हमारे साथ कभी मत जाना। बच्चों को तो खास तौर से ये अकल नहीं होती है कि कोई भी तुम्हें बहकाए फुसलाए तो कभी मत ये करना, क्योंकि कोई तुम्हारे अपना सगा भाई बस तुम्हारा होगा और कोई ऐसे नहीं है कि तुम्हें जो प्रोटेक्शन देगा। तो माँ बाप की नॉलेज में हर चीज होनी चाहिए। कोई उन्हें परेशान कर रहा है तो अपनी माँ बाप को आकर के बिल्कुल खुल के बताएं, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। उनकी गलती नहीं कि उनको कोई लड़का छेड़ रहा है, इसमें उस लड़की की गलती नहीं है। उसको जाके बताना चाहिए कि हमें ये स्कूल जाते वक्त परेशान करता है, तो उसके माँ बाप देखेंगे ना कि उन्हें क्या। ठीक है जी जी। तो गुड टच बैड टच ये सब कवर करना चाहिए। हाँ, गुड एक सवाल ये है, पता होना चाहिए। और किसी
कोई भी भड़काए, कहीं नहीं जाना है उनको, उनके साथ कभी भी नहीं जाना है। स्कूल से घर आना है, और ये नहीं है कि कोई कभी कोई रिक्शे वाला भी छेड़ रहा है तो आप फौरन आप बताइए, कोई भी रास्ता चलता है उससे बताइए कि हमें छेड़ रहा है, मैं बचा लूं, और आप उतरे और फिर माँ बाप को अपने कांटेक्ट करें। एक सवाल यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि एक आम इंसान होने के नाते हम जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, जो गरीब लोग हैं, उनको हेल्थ एजुकेशन कैसे दें? देखो, बिलो पॉवर्टी लाइन के लिए गवर्नमेंट की भी स्कीम्स है, उनके स्कूल्स का भी इंतजाम है, उनके स्कूल में कांटेक्ट करके आप बताइए कि हम इस एनजीओ से हैं, या हम ये चाहते हैं इनको हेल्थ एजुकेशन देना, या आप एक अगर कोई डॉक्टर है या डेंटिस्ट है वो उनको बता करके जा करके उनको हेल्थ एजुकेशन दे सकता है, या फिर झुग्गी झोपड़ी में जो लोग रहते हैं आप उनका कोई जो भी वहाँ का हेड है या कोई एनजीओ उसको देख रही है, आप उससे कांटेक्ट करके और उन तक पहुंच सकते हैं। किसी ने लिखा है आपको एनजीओ का ही सहारा लेना पड़ता है इसलिए क्योंकि उन लोगों का एक सिस्टम डेवलप्ड होता है, और अकेले जा करके अक्सर मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी अगर उस एरिया का जो देख रहा है हेड है और वो आपके कॉन्फिडेंस का आदमी है तो आप जाके बातचीत कर सकते हैं अपने लेवल पे भी। वॉलंटियरिंग भी एक अच्छी हैबिट है, अगर डेवलप कर लें हम लोग एनजीओ के साथ वॉलंटियर करना है ना। बिल्कुल, बिल्कुल। एक सवाल ये ज्यादा प्रेगनेंसी से रिलेटेड नहीं है, बट हम सिंगल हैं और मुझे एक्सट्रीम पीरियड कैंप्स रहते हैं, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम, तो क्या ये मेरे सिंगल होने की वजह से है? क्योंकि हमको बताया जाता है कि तुम्हारी अब तक शादी नहीं हुई है इसलिए इतना पेन है, शादी हो जाएगी तो नहीं होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर किसी को मेंस्ट्रुएशन में पेन है तो सबसे पहले तो उनको डॉक्टर को बताना चाहिए, जाके दिखाना चाहिए। कोई भी चीज किसी की भी सलाह नहीं मानना चाहिए। ये जो लोगों की सलाह होती है ना वो अक्सर बेवकूफी की होती है और गलत होती है, कि हमें ये हो रहा है तो तुम्हें नहीं हो रहा, तुम्हें हो रहा है हमें नहीं हो रहा है, हमने ये कर लिया तो तुम नहीं कर पाए। ये सब चीजें ना कंपैरिजन में लोग जो बोलते हैं वो बिल्कुल गलत है। एक एक्सपर्ट ही ये चीज बता सकता है कि उसको मेंस्ट्रुअल पेन क्यों है। एक तो वो जाके डॉक्टर को कंसल्ट करे, दूसरी चीज वो ये करे कि अपने आप को एक अल्ट्रासाउंड भी कराते हैं अक्सर हम लोग, ये जानने के लिए कि सब कुछ अंदर सही है नहीं बच्चे, क्योंकि इंटरनल चेकअप अनमैरिड लोगों का नहीं कर पाते हम लोग, तो हम अल्ट्रासाउंड भी करके ये पता करने की कोशिश करते हैं कि सब कुछ अंदर ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम उसका इलाज बताते हैं। मेंसेस में पेन है उसके बहुत सारे इलाज हैं, जैसे कि ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन NSAID नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग दे सकते हैं, पेन किलर जिसको कहते हैं, या फिर हम उनको पिल्स पे रख सकते हैं, 21 दिन की पिल जो कि उनको फायदा करती है और मेंस्ट्रुएशन में उनको दर्द भी कम हो जाता है और ब्लीडिंग भी कम हो जाती है। किसी ने ये लिखा है कि मेनोपॉज से कैसे डील करा जाए? मेनोपॉज से कैसे डील किया जाए? ठीक है, मेनोपॉज तो सभी को आना है, सबसे बड़ी बात तो ये सोचे। थोड़ा बहुत जो मेनोपॉज के वक्त में ना सभी के साथ ये होता है कि बहुत ज्यादा गर्मी सी लगने लगती है, पसीने भी आते हैं, लेकिन वो थोड़ी सी देर के लिए होते हैं, वो ठीक हो जाते हैं। और मतलब अब ये प्रॉब्लम क्या हो रही है उसी के हिसाब से इलाज करना है। मेनोपॉज जिसका भी है उसको एक तो अपना डाइट का ख्याल रखना है कि वही हेल्दी डाइट खाएं, पानी ज्यादा पिए, एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। जो बैठ गया उसको सब प्रॉब्लम ज्यादा होती है, जो एक्सरसाइज करता रहता है ना उसको प्रॉब्लम्स कम होती है। तो एक्सरसाइज वगैरह करें। और इससे रिलेटेड एक सवाल है, जी जी आप कंप्लीट कर लें। सॉरी जी हाँ, उसी से रिलेटेड एक सवाल था कि लोअर एब्डोमेन के लिए कोई एक्सरसाइज है क्या? लोअर एब्डोमेन के लिए लेग राइजिंग एक्सरसाइज हो सकती है, कि जो लेट करके और फिर 30 डिग्री पे आप अपना पैर उठाइए और धीरे धीरे नीचे रखिए। लेकिन बेस्ट चीज ये होती है कि आप एक फिजियोथेरेपिस्ट को कंसल्ट करिए, आपके लिए क्या एक्सरसाइज बेस्ट होगी वो बताएगा।
बहुत सारी एक्सरसाइज है लोअर एब्डोमेन कम करने के लिए। एक सवाल है जो 2 लोगों ने करा है कि जल्दी कंसीव करने के लिए, प्रेग्नेंट होने के लिए क्या क्या किया जा सकता है और कौन से वक्त महीने में सबसे बेहतर होता है उसके लिए? देखिए, सबसे ज्यादा जरूरी है अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल जानना कि नॉर्मल रेगुलर अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 दिन की है तो अराउंड 14th डे, पहले दिन से गिना जाए तो 14th डे के अराउंड अंडा मैच्योर होता है। तो अगर किसी का इंटरकोर्स उस पीरियड के अराउंड हो रहा है, यानी कि 13, 14, 15th डे के अराउंड, तो फेयर चांसेस होती है कि वो कंसीव कर जाएगा। और दूसरी चीज ये कि एक फोलिक एसिड की, जो कंसेप्शन सोच रहा है उसको एक फोलिक एसिड की गोली भी खानी चाहिए कि कोई न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट नहीं होता अगर वो फोलिक एसिड की गोली खाते रहते हैं। तो फोलिक एसिड की गोली। तीसरी बात आई है कि बहुत जल्दी कंसीव करना, तो जल्दी और देर तो ये तो अल्लाह ताला देता है औलाद, ये तो सब मान के चलना चाहिए, लेकिन अराउंड दैट पीरियड अगर इंटरकोर्स होता है तो फेयर चांस होती है कि कंसीव कर जाएगा। ठीक है, साइकिल पे भी बहुत कुछ निर्भर करता है। मैम अगर आपकी अपनी साइकिल कैसी है इस पे है जी। कभी कभी ना अगर आपको एतराज नहीं है तो क्या 10 मिनट ब्रेक? नहीं, एक चीज और है कि अगर किसी की साइकिल बहुत प्रोलॉन्ग होती है तो उनका अंडा देर में बनता है, ठीक है, तो हो सकता है उनके लिए ये पीरियड 14th डे का अप्रोप्रिएट ना हो। तो ये पता होना जरूरी होता है कि किसकी साइकिल कैसी चल रही है जी। सो इन चैट बॉक्स somebody has asked, नहीं somebody ने, हुमैरा खान, हुमैरा has asked that I have heard that copper tea is a contraceptive method that prevents implantation, which means the zygote is already formed. What is the acceptability of it in the light of Islam? This is a very good question, in fact. So copper tea actually, what it does, it causes some changes in the uterine milieu, यानी कि बच्चेदानी में कुछ ऐसे ये चेंजेस करती है कॉपर टी, जिसके चलते जो स्पर्म है वो ऊपर नहीं जा पाता है, अगर जाने की कोशिश भी करता है तो वो उसको डिस्ट्रॉय हो जाता है, यानी कि स्पर्म नहीं जा पा रहा है तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। इसको एक स्टडी की गई तो उसमें कुछ उन्होंने 100 वॉलेंटियर लिए थे, जिसमें कि उन्होंने इंटरकोर्स के बाद उनका वॉशिंग से उनके टाइम इस्लाम, यस। तो उन्होंने वॉशिंग से जो अंडे लिए उसमें ये उन्होंने देखा कि 100 में से 98 में कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ था। तो यानी कॉपर टी जो है वो फर्टिलाइजेशन भी प्रिवेंट करती है। ऐसा नहीं कि फर्टिलाइजेशन हो जाता है, लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन हो गया है तो जाइगोट को इम्प्लांट नहीं होने देती है। तो ज्यादातर चूंकि केसेस में ये फर्टिलाइजेशन को ही प्रिवेंट करती है। और अगर आप इसका इस्लामिक पर्सपेक्टिव चाह रहे हैं तो आप ये मान सकते हैं कि फर्टिलाइजेशन प्रिवेंट होगा। अगर मान लीजिए कि किसी को फिर भी शक है कि फर्टिलाइजेशन हो न जाए तो अराउंड पेरी ओवुलेटरी पीरियड आप कॉन्डोम इस्तेमाल कर सकते हैं, हालांकि ज्यादातर फिर भी मैं ये कहूंगी कि ये फर्टिलाइजेशन प्रिवेंट करता है। अगर ये जायज तरीका नहीं होता तो ये जितने भी गल्फ कंट्रीज हैं, सऊदी अरब तक में कॉपर टी लगाते हैं, क्योंकि इसमें देखा गया है फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। तो आई थिंक आई हैव आंसर्ड हुमैरा व्हाट यू वांटेड टू नो। हुमैरा, तुम जो जानना चाह रही थी मैंने बता दिया है, इसके बाद भी अगर कुछ है तो मैं आई एम रेडी टू टेक अप योर क्वेश्चन अगेन। फिर एक ने ये पूछा है कि इफ समबडी इज एलर्जिक टू बर्थ कंट्रोल पिल तो उसे क्या यूज करना है। बर्थ कंट्रोल पिल को एलर्जिक हो ऐसा कैसे लगा किसी को? एलर्जी तो नहीं होती है ज्यादातर, बर्थ कंट्रोल पिल इज गुड और बहुत सारी उसमें कंपोजिशन आता है, बहुत सारी ब्रांड आती है, एक नहीं सूट कर रही आप दूसरे को इस्तेमाल कर सकते हैं। एलर्जी का तो मैंने ऐसा नहीं सुना है,
लेकिन अगर दूसरे तरीके पे जाना है तो कॉपर टी, मल्टी लोड, ये सब भी है जो कि यूज किया जा सकता है। फिर एक है क्वेश्चन, व्हाट शुड अ प्रेग्नेंट वुमेन टेक, हाउ शुड अ प्रेग्नेंट वुमेन टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हरसेल्फ right from conception till childbirth? The main factor that must be kept in mind. Well, pregnant women अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस तरह से ले सकती है कि कंसेप्शन के वक्त उसको एक तो अपने से डिसाइड भी करना चाहिए कि when does she want a pregnancy, ये नहीं कि दूसरे के कहने से उसको करना है। जैसे अभी एक 30 इयर्स की फीमेल ने पूछा कि हम अभी नहीं चाहते हैं, तो ठीक है, उसकी चॉइस को रिस्पेक्ट करना है। तो इसी तरह से कंसेप्शन कोई अभी चाह रहा नहीं चाह रहा है, सबको उसकी चॉइस को रिस्पेक्ट करना चाहिए। अगर ठीक है, कभी कभी शौहर को बहुत ख्वाहिश होती है, वो डिस्कस कर सकता है, ऐसा भी नहीं है कि वाइफ नहीं मानती है। अगर शौहर को ज्यादा दिलचस्पी है बच्चे से तो वो मान भी जाएगी प्यार से, अगर वो कहे कि भाई मुझे ख्वाहिश होती है कि हमारे बच्चे हों। और रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये है कि वो अपनी जिम्मेदारी इस तरह ले सकती है कि जब कंसेप्शन हो तो फोलिक एसिड की टैबलेट खानी है, डॉक्टर को दिखाना है, अपनी जांच करानी, अपने शौहर से वो कहें या घर में किसी से कहें कि वो उसको लेके चले जाएं, उनकी सारी जांच कराए, वो अपनी ग़िज़ा का ख्याल रखें। और बहुत ज़्यादा काम भी नहीं करना चाहिए। ऐसा मैं नहीं कहूँगी कि कोई काम नहीं करो, आराम करो, ऐसा नहीं। आराम करने से तो हमेशा हर चीज़ खराब होती है, और प्रेगनेंसी में भी कोई बहुत आराम, बेड रेस्ट, कंप्लीट बेड रेस्ट, इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। प्रेगनेंसी ये मान के चलो कि एक नॉर्मल फिजियोलॉजी है, तो उसमें आप अपने नॉर्मल एक्टिविटी, काम, शादी में जाना, घूमना है, फिरना है, सब करिए, अपनी ज़िंदगी इंजॉय करिए। खाली कुछ ही केसेस ऐसे होते हैं जिनमें बहुत रिस्क एबॉर्शन की होती है, उनको डॉक्टर खुद बताता है कि आपको क्या क्या प्रिकॉशन लेनी है। फिर चाइल्ड बर्थ के लिए आप अपनी प्रिपरेशन रखिए कि जब हमें अस्पताल जाना होगा तो हमें क्या क्या लेके जाना है, कुछ पैसे का इंतज़ाम भी अपना अलग से रखिए, और अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय करिए। यानी कि हमें एक बच्चा होने वाला है, अल्लाह पाक हमारी औलाद अच्छी रखे, दुआएं करिए और अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय करिए कि आपको प्रेगनेंसी, हर वक्त रोना, हाय हाय हमें ये हो गया वो हो गया, ये इससे अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें कभी भी तकलीफें ऐसी नहीं दी हैं जो हमारा बदन बर्दाश्त न कर पाए। चाइल्ड बर्थ सबसे ज़्यादा तकलीफदेह होती है, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला उसको भी हमें बर्दाश्त करने की कुव्वत देता है, और एक अंदर से खुशी भी होती है कि हमारी औलाद आएगी और हम उसके को देखेंगे, उसके साथ हम वक्त गुजारेंगे, तो ये बहुत खुशी का एहसास होता है। Does regular period indicates good fertility from Nafisa Islam? Yes, it usually normal period means good fertility, but there are other factors also, यानी और चीजें भी हैं जो होती हैं फर्टिलिटी के लिए इम्पोर्टेंट। ये सिर्फ अंडे बन रहे हैं यही नहीं जरूरी होता है, उसके बच्चेदानी की जो नले हैं यानी फैलोपियन ट्यूब है वो ठीक है, नहीं बच्चेदानी में सब कुछ सही है, तो ये सब चीजें भी मैटर करती हैं। बट ओवरऑल नॉर्मल रेगुलर पीरियड सही होता है होना किसी को। एक आध मैसेजेस और हैं, मैं बस पढ़ दूं फिर बढ़ते हैं आगे। मैं पढ़ दूं क्या उससे? पीसीओएस की प्रॉब्लम में कंसीव करने में प्रॉब्लम हो रही है, डॉक्टर ने लैप्रोस्कोपी एडवाइस किया है, क्या ये राइट अप्रोच होगा? फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? नहीं, जैसे पीसीओएस में कभी कभी होती है प्रॉब्लम, इसलिए क्योंकि पीसीओएस की जो बेसिक चीज होती है उसमें अंडे नहीं बनते हैं, और जब तक कि पूरी जांच नहीं हो जाए उसका, जब जैसे पहले तो डॉक्टर यही कहते हैं कि आप अपना वेट कम करिए, एक्सरसाइज करिए, उससे रेगुलर पीरियड होने लगते, कंसेप्शन हो जाता है। और अक्सर ये होता है कि लेप्रोस्कोपी
ही नहीं, कभी कभी हम लोग एक्सरे से, जैसे हिस्टोसाल्पिंजोग्राफी है वो कर लेते हैं, और अगर उसमें सब कुछ ठीक है, ट्यूब वगैरह, तो भी ये है कि अंडे बनाने की दवा भी दे सकते हैं ऐसी सिचुएशन में। और अगर 3 से 6 साइकिल में कंसीव नहीं करता है तब लेप्रोस्कोपी है, और फिर उसके बाद IVF है, उसके लिए रिकमेंड करते हैं। बट ज्यादातर केस शुरुआत की हालत में जब वो एक्सरसाइज और ये सब अपने वेट वगैरह कम करते हैं तो कंसीव कर जाते हैं अपने आप, नहीं तो फिर दवाओं से कर जाते हैं। लेकिन दवा, कोई भी अंडा बनाने की दवा देने से पहले बच्चेदानी की जांच बहुत जरूरी होती है। ठीक है, जज़ाकल्लाह मैम, आपने जितने क्लैरिटी से और सिंपल तरीके से ये सब कुछ बताया है, बहुत बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आई है। तो अगर जाते जाते एक मैसेज है जो आप हम सब लड़कियों को देना चाहती हैं तो क्या होगा? लड़कियों को मैसेज देना, अगर आप एक मैसेज कह रहे हैं तो सबको एक तो एजुकेशन अपनी अच्छी कंप्लीट करनी चाहिए, और जो मतलब शादी करने से पहले बहुत सोच समझ के अपने अम्मा अब्बा से डिस्कस भी करना चाहिए। ये नहीं कि कोई भी लड़का अब्बा ने कह दिया अम्मा ने कह दिया, तो सोच समझ के, और वो लड़का आपके लिए सही है या नहीं, जरा मतलब अक्सर ये होता है कि लोगों को शादी में कर लेते हैं, माँ बाप के कहने पे धोखा भी होता है, और लड़का भी इतना केयरिंग नहीं होता है। तो इस चीज को अम्मा अब्बा से भी कहिए कि वो देख लें। और अगर आपको एक बार तो मुलाकात कर सकती हैं आप, जिस भी लड़के से शादी करनी है, वो कोई गलत तरीका भी नहीं है। आप भी जान लीजिए कि जिस लड़के से आपकी शादी होने वाली वो कंपैटिबल है या नहीं है, और हमेशा जिंदगी में खुश रहना चाहिए। एक ये भी बात है, हर वक्त रोना शिकायत करना ये सही नहीं होता है। और जो भी लड़की अपने ससुराल भी जाती है तो एडजस्टमेंट करना होता है, ऐसा नहीं है कि हर चीज हमारे हिसाब से ही हो, कभी उनके हिसाब से हो कभी हमारे हिसाब से हो। एडजस्टमेंट लाइफ में जरूरी होता है ये। और आप किस तरह का मैसेज चाह रही हैं? मतलब मुझे लग रहा है सब बच्चियां पढ़ाई लिखाई की भी एज में है, और उसके बाद सभी की शादी भी होती है, और अल्लाह करे सबके को उनके हिसाब से ही लड़का मिले, और अल्लाह पाक उन्हें खुश रखे, यही मेरी दुआएं हैं। आमीन सुमे आमीन। अगर ऑडियंस में से कोई है जो कुछ कमेंट या क्वेश्चन अभी करना चाह रहे हैं, क्योंकि हम लोग सेशन एंड करने वाले हैं 5 मिनट में, और आपको डायरेक्ट बोलना है, तो ये सही वक्त है, आप बिल्कुल बोलिए, सामने आइए। हालांकि बहुत सारे सवाल ऑलरेडी सब कवर हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एक सवाल था कि कॉपर टी का साइड इफेक्ट कितना होता है? कॉपर टी का साइड इफेक्ट इतना ऐसे नहीं होता। कभी कभी किसी को लगता है कि ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है कॉपर टी से, वो कॉपर टी की वजह से नहीं होती है, वो यूं भी होती है। अगर कॉपर टी ना भी लगती तो उसका ट्रीटमेंट हो जाता है। ट्रीटमेंट भी सिंपल है, जैसे कि नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग से बहुत कम हो जाता है। ड्यूरिंग पीरियड एक आध गोली भी लेने से बहुत फायदा होता है। और ऐसे अच्छा तरीका है कॉन्ट्रासेप्शन का, यानी आप जब तक नहीं चाह रहे हैं आप लगा रहने दीजिए। रोज रोज आपको दवा खानी है ये याद नहीं रखना होता है, और भी किसी तरह की इंटरफेरेंस नहीं होती है, तो प्रॉपर्टी सब साइड इफेक्ट नहीं खास। जी तो शुक्रिया मैम, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतना वक्त निकाला हम लोगों के लिए और इतनी इल्म में हमारा इजाफा हुआ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप बस एक मैं सवाल मेरे दिमाग में बहुत देर से चल रहा है कि जब आपने वो कोट शेयर किया था कि द सोसाइटीज आर नॉट डाइंग बिकॉज़ ऑफ डिजीजेस बट बिकॉज़ सोसाइटीज हैव टू डिसाइड दैट देयर लाइव्स आर वर्थ सेविंग। तो एक चीज जो मैंने एक चीज ये मैं नोटिस करी है कि जो बीवियां होती हैं अगर ऑर्गन्स डोनेट करने रहते हैं या ब्लड डोनेट करना रहता है तो वो मर्दों के लिए बड़ी जल्दी आसानी से दे देती हैं, लेकिन मर्द अक्सर शायद कोताही करते हैं। तो आपने भी ये चीज नोटिस करी है? आपको लगता है इसकी वजह है कोई? मैंने ये बताया ना, अक्सर ये होता है कि वो लोग छोड़ के मरीज को चले जाएंगे और कहेंगे हमारे बदन में खून नहीं है। लेकिन कभी ऐसे भी हस्बैंड देखे हैं जो कि वाइफ बेचारी मर रही होती है इतनी सीरियस, और हर कोशिश करते हैं कि आप किसी तरह बचा लीजिए। तो अल्लाह ताला ने हर तरह के लोग पैदा किए हैं, हर नेचर के होते हैं,
कुछ बहुत अच्छे होते हैं, कुछ वाइफ की नहीं केयर करते हैं। तो क्योंकि मेरे खुद के हस्बैंड इतने अच्छे हैं कि मैं सबके लिए यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला सबको अच्छे हस्बैंड दे जो कि उनका ख्याल रखें। जी आमीन आमीन। जी जज़ाकल्लाह खैर। ठीक है, फिर इस सेशन को एंड किया जाए। हमको लगता है हमें भी कि बहुत अच्छा ज्यादातर लगा जो पॉसिबल बात करना। इनफैक्ट सवाल भी बहुत अच्छे, बहुत रेलेवेंट सवाल थे, और मजहब की मतलब इस्लामिक नज़रिए से भी जो पूछे गए वो बहुत अच्छे थे। और फिर यही कहेंगे, जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, लेकिन जिंदगी ये भी अल्लाह ने कहा है कि बहुत कीमती है, तो उसको जितना हो सके हम सबको, हर माँ की का ख्याल रखना चाहिए कि उसकी को अल्लाह ताला लंबी जिंदगी दे और वो अपने बच्चों के साथ रहे। इसलिए मैटरनल मॉर्टेलिटी सबके लिए एक इशू होना चाहिए काम का, कि हम कुछ ना कुछ जरूर करेंगे कि मैटरनल मॉर्टेलिटी कम हो। खासतौर से सोशल फैक्टर्स जो हैं, सोशल इकोनॉमिक फैक्टर हैं, उस पर हम जरूर काम करेंगे। आमीन सुमे आमीन। अल्लाह ताला हमें इस काबिल बनाए कि हम समाज में और अपनी जिंदगियों में ये बदलाव ला सकें। थैंक यू सो मच मैम, जज़ाकल्लाह खैर। थैंक यू सो मच। ठीक है, इस सेशन को एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।